ओके, तो हमने लेंस के ऊपर लेंस फॉर्मूला वगैरह बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी आपने कर लिए थे लेंस के ऊपर। वेलोसिटी वगैरह का बता रहे हो कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। तो वेलोसिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं इमेज की वेलोसिटी से रिलेटेड, और फिर अपन आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड और भी चीजें जो लेंस में होती है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ मैंने आपको देखी है 20 सेंटीमीटर। इसका प्रिंसिपल एक्सिस और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी इमेज की स्पीड क्या आएगी बताइए। फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी उसकी स्पीड क्या आगे बढ़ रही है। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। करिए ट्राई। स्पीड ऑफ इमेज क्या आएगी बताना है आपको। आपके रेफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटिव टू लेंस, व्हाट इट इज v by u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो पैरेलल है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। मिरर फॉर्मूले में हमने पढ़ा था यहाँ माइनस साइन के साथ रिलेशन आता है, उसमें फिर माइनस लगाया तो रिलेशन ये आ जाएगा। और मैं कैसे लाया रिलेशन, ये मैंने मिरर लेंस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करा है। लेंस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है तो पैरेलल इमेज की जो वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो होना चाहिए v का रेट ऑफ चेंज, dv बाय dt। और जैसे u का रेट ऑफ चेंज करें अपन, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसका रेट ऑफ चेंज करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी। और u और v के रेट ऑफ चेंज का रिलेशन हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, तो उससे फॉर्मूला आ जाता था हमारे पास, ठीक है। शायद वहाँ पे बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है तो फॉर्मूले को मैं नीचे करके लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो हो जाता है v by u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू लेंस। सेम फॉर्मूला लिखा है मैंने, रिपीट करा है, ऊपर बोर्ड शाइन कर रहा था इसलिए। तो पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन क्या आता है, परपेंडिकुलर का भी निकाल के बताता हूँ मैं आपको। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज भी परपेंडिकुलर मूव कर सकती है। वो रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना, उसका थोड़ा बड़ा फॉर्मूला आता है। तो वो आता था हमारे पास v by u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू लेंस प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनको यहाँ पर u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, मतलब इमेज की वेलोसिटी पैरेलल वाली, माइनस v को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल वाली डिवाइड बाय u का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है। ऐसे फॉर्मूला अपन ने लेंस मिरर में भी देखा था, कर्व सरफेस कर्व मिरर में भी देखा था। वही फॉर्मूला लिखा है, बस एक माइनस साइन लगा दिया अपन, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको वापस से लिख के बता दिए और जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अंशिका, अभिषेक, हर्षवर्धन, नितेश,
रिसीट का आंसर आया है 4। चलो करते हैं अपन। u इज -15, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं मेरा लेंस फॉर्मूला लगा के 1/v + 1/u इक्वल टू 1/n मतलब दिया हमको 20। यहाँ से v पहले फाइंड कर लेते हैं ना, तो 1/v आ जाएगा, v उधर उठा के जाते हैं 1/20 + 1/15। एक काम करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो दोनों में डिनोमिनेटर में 60 आएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 3 एंड यहाँ 4 7 हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 और 3 7 हो गया और नीचे आ गया, तो भी आ गया हमारे पास 60/7। ठीक है, अच्छा यहाँ एक माइनस साइन होना चाहिए था, मैं इससे जो है लेंस फॉर्मूले से माइनस आता है ना, तो यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करा 4 करा तो यहाँ यहाँ में मल्टीप्लाई करा था 3, यहाँ करा था 4, तो -1 बचेगा, तो v आने वाला है -60, इमेज की डिस्टेंस आने वाली -60, क्या है सही है, इमेज की डिस्टेंस आ रही -60 है ना। उसके बाद अब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो पैरेलल डायरेक्शन में होती है, इमेज की वेलोसिटी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है, उसके लिए रिलेशन ये था, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उससे इमेज की वेलोसिटी का मुझे पैरेलल निकालना हो, तो वो रिलेशन बस यूज कर लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाली इक्वल हो जाता है v by u होल स्क्वायर, v आ रहा है -60, u आ रहा है -15 का स्क्वायर तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो बन के देखिए आपको, तो सॉल्व करके ये 4 आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 आ रहा है रेशो, 4 आ रहा है रेशो, 4 का स्क्वायर करेंगे अपन, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 आना चाहिए, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, आ रहा समझ में, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अभिषेक समझ में आया, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। है ना, v सही से निकालना था, फॉर्मूला सही से लगाना था, तो आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेंस जिसका प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस की फोकल लेंथ मैंने दी 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और अब की बार ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर में, है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही स्पीड ऑफ इमेज बताओ, and see here that object is on the principal axis, on the optical axis, object optical axis पर है, तो object की height 0 है, that is right, find the velocity of image, find the velocity of image, find the velocity of image, बताइए जल्दी से, अब की बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर कर दी है, चलिए निकालिए इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी,
नमनदीप का एक आंसर आया है, चेक करते हैं नमनदीप। यू हमारे पास -30 है ना। अच्छा, हमें जो मैग्निफिकेशन निकालना है तो b बाई यू का हमें देखो रेशियो चाहिए होता है। b बाई यू पहले b निकाल ही लेते हैं लॉस का, चलो बेसिक से करके b निकाल लेते हैं। 1/f प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b। b मुझे निकालना है -1/u, u -30। सॉल्व करके अपन b निकालते हैं 1/b, ये माइनस प्लस इधर आके फिर माइनस हो जाएगा -1/30। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 3 - 1 यह जाएगा 2/30। वेलोसिटी आने वाली 50, सॉरी बी इमेज की पोजीशन आने वाली 15 सेंटीमीटर। तो एक इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर, तो बी आ गया हमारे पास 15 प्लस 15। अब इमेज की स्पीड बतानी है और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इमेज में परपेंडिकुलर वेलोसिटी बता देंगे। पैरेलल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल वाली 0 होने से इमेज की पैरेलल भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बस परपेंडिकुलर वाली मुझे बतानी है। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 0 दिख रही है, तो इस पूरे फॉर्मूले में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 डाल दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर होगी इट शुड बी v by u into वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो परपेंडिकुलर है। बस वेलोसिटी रख देते हैं, इमेज की वेलोसिटी मुझे निकालना है। और ऑब्जेक्ट v और u कितना आया है, v आया 15, u था -30 और u कितना था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी थी 1, तो आ रहा -12। माइनस साइन का मतलब है कि नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव कर रहा है तो इमेज नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। इमेज नीचे की तरफ जा रही है, स्पीड है तो 1 को हाफ बोल देंगे, डायरेक्शन के साथ नीचे की तरफ -12 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं अपन। बताइए आ रहा है समझ में ये? बस अपन ने फॉर्मूला लगाया, v फाइंड कर लिया था, v और u का रेशियो इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है परपेंडिकुलर, तो उससे हमको इमेज की वेलोसिटी। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर है क्वेश्चन ये। अब लेंथ में फिर वेलोसिटीज वगैरह के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। बहुत क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड हमें लेंस की अगर फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फोकल लेंथ फाइंड करने की मेथड होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड से हम कॉन्वेक्स लेंसेज या कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस की हम फोकल लेंथ ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है ढूंढने का, बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है, एक लेंस जिससे आपको फोकल लेंथ ढूंढना है, उस लेंस को किसी एक ऑब्जेक्ट से थोड़ा क्लोज रखो, किसी एक ऑब्जेक्ट से थोड़ा क्लोज रखो और ऑब्जेक्ट की लेंस रियल इमेज बनाए, इतने डिस्टेंस पर रखो। ऑब्जेक्ट से थोड़ा क्लोज है पर बहुत ज्यादा क्लोज भी मत रखो, रियल इमेज बन जाए इतने डिस्टेंस पर रखो। यहाँ पर एक स्क्रीन रखो और ऐसे एडजस्टमेंट करो स्क्रीन का, स्क्रीन का इस तरह से एडजस्टमेंट करो कि ऑब्जेक्ट की रियल इमेज स्क्रीन पे आने लगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास स्क्रीन, और हमने इस तरह से एडजस्ट कराया है ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट कराया, लेंस को इस तरह से एडजस्ट कराया कि ऑब्जेक्ट की लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे बनने लगे, मतलब रियल इमेज हो। सो लेंस इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाए, उसके लिए फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, याद करो, तो उसकी एक एनलार्ज इमेज बन जाती है, तो यहाँ एनलार्ज इमेज बन जाएगा। कुछ ऐसा हमने एडजस्टमेंट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? पहले अब हमको क्या करना है, इस मेथड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट और लेंस को ऐसे एडजस्ट करा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की रियल इमेज स्क्रीन पे बनने लगे। बोलिए।
कोई डाउट्स में? है ना, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे एडजस्ट करा है कि लेंस ऑब्जेक्ट के रियल इमेज कहां पे बना रहा है, स्क्रीन पे बना रहा है, ठीक है। अब लेंस को थोड़ा सा शिफ्ट करें, लेंस को थोड़ा सा शिफ्ट करें, लेंस को शिफ्ट करने से ऐसी एक और पोजीशन हमें मिल जाती है, ऐसी एक और पोजीशन हमें मिल जाती है जिससे वापस से स्क्रीन पे इमेज बनती है। पहली बार जो इमेज बनती है वो लार्ज रहती है क्योंकि ऑब्जेक्ट f12 के बीच में रहता है उस केस में, और सेकंड बार छोटी इमेज बनती है। तो दोनों बार हमने इस तरह से एडजस्टमेंट करा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बने, ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बने। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है, लेट अज्यूम टू डिस्टेंस dt, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की डिस्टेंस मान लेते हैं dt, लेंस की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि u है, तो जो मेन डिस्टेंस आएगी वो b हो जाएगी, b जो होना चाहिए वो b माइनस u होना चाहिए, d माइनस u होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस d है, ये u है, तो बची हुई d माइनस u होना चाहिए। अब अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगा दूं, बाय लेंस फॉर्मूला, हम लेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं 1 अपॉन f, लेंस की फॉर्मूला अगर f है तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v, v आ जाएगा मेरे पास प्लस v माइनस u माइनस 1 अपॉन u, u को नेगेटिव साइन की तरफ रख दिया। मैंने सारी चीजें साइन के साथ रख रहा हूं, मतलब u एक न्यूमेरिकल एक मैग्नीट्यूड है, u यहां पर सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। इज दिस क्लियर? मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया, u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आ रहा है समझ में? ये मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया, u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, है ना। लेंस इमेज बना दी थी, वो डिस्टेंस d माइनस u है, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, इसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, पर देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे एलसीएम लेते हैं तो du माइनस u स्क्वायर, u यहां पे मल्टीप्लाई हुआ प्लस d माइनस u यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये u से u कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, du माइनस u स्क्वायर, u से u कैंसिल हो गया, यहां पर बचा d, ये टोटल दोनों टर्म को दो टाइम माने जाते हैं, u स्क्वायर और माइनस du प्लस df इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u, ये हमारे पास u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डेफिनेटली दो रूट्स हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन u के टर्म में तो दो रूट हो सकते हैं, दो रूट हो सकते हैं, इसका मतलब दो u की वैल्यू ऐसी हो सकती है, ऐसी दो u की वैल्यू हो सकती है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट हो सकते हैं, मतलब दो u की वैल्यू हो सकती है ना। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ u, मतलब लेंस की दो बार ऐसी पोजीशन मिलेगी मुझे कि वापस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बने, इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बने, ऐसी लेंस की दो पोजीशन मिल सकती है। दो u की वैल्यू का मतलब होगा कि मेरे पास लेंस की इस पोजीशन के अलावा एक और पोजीशन हो सकती है, तो वही दो पोजीशन को मैंने यहाँ पे L1 और L2 लिखा था, है ना। तो प्रैक्टिकली हमने करा क्या, ऑब्जेक्ट रखा, लेंस रखी, उसकी स्क्रीन पे इमेज बनी, लेंस को शिफ्ट करा, इतना शिफ्ट करना है कि वापस स्क्रीन पे इमेज आ सके, दो वैल्यू हो सकती है u की, इसलिए ऐसा होगा कि लेंस को शिफ्ट करने से वापस स्क्रीन पे इमेज बने, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यू होगी u की, इनका डिफरेंस क्या होगा, रूट्स का डिफरेंस, मान लो ये वैल्यूज u1 एंड u2 है, लेट these values are u1 एंड u2, इन वैल्यू को अपन ने u1 एंड u2 बोला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, रूट्स का सम, रूट्स का डिफरेंस सब निकालते हैं, आपको आता है। रूट्स का सम होता है माइनस b बाय a, रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बाय a, है ना, तो रूट्स का डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, एम आई राइट। रूट्स का डिफरेंस हो जाएगा रूट ओवर रूट्स के सम का स्क्वायर माइनस 4 टाइम u1 u2, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, भाई a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो वो a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा, विच इज a माइनस b, तो a माइनस b मिल जाएगा मुझे यहाँ पे इसका रूट, ठीक है। अब ये तो u का डिफरेंस है, वो तो हमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा शिफ्ट कैलकुलेट करके, ये तो हमने लेंस की शिफ्टिंग करी, ये हमें पता चल जाएगा, सपोज वो x थी, तो ये तो हमें पता चल जाएगा x, और रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको पता चल जाएगा। रूट का सम होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे डी आ जाएगा वो माइनस 4 टाइम रूट का प्रोडक्ट होता है सी बाय एन, तो इट विल बी डीएस। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो मुझे इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4dx, या फिर मैं लिख सकता हूं 4dx इक्वल टू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 4d से डिवाइड कर दो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ मिलेगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। ये हमारे पास फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने पूरा डेरिवेशन करके मैंने आपको बताया है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में करते क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके सामने लेंस रखते हैं इस तरह से कि लेंस की इमेज यहाँ स्क्रीन पे बनने लगे। अब लेंस को शिफ्ट करते हैं, लेंस को इतना शिफ्ट करना है कि वापस से ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे मिलने लगे। स्क्रीन पर दोनों बार इमेज आ जाए, ऐसी लेंस की दो पोजीशन ढूंढी जाती है। इन दो पोजीशन के बीच में जो शिफ्टिंग हुई है लेंस की, वो अगर पता चल जाए और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस डी पता चल जाए, तो अगर ये डी और एक्स पता चल जाए तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ये बहुत ही सिंपल की मेथड होती है जिससे लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसमें लेंस का डिस्प्लेसमेंट करा जाता है, इसका नाम है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो समझ में आ रही मेथड ये डिस्प्लेसमेंट मेथड। इज दिस क्लियर? जवाब दीजिए यार आप लोग। इज दिस क्लियर? यस। चलिए देखो, अभी ऑफलाइन क्लासेस चली रही थी अपनी, ऑफलाइन के बाद वापस से अपन को ऑनलाइन पे आना पड़ गया। और ऑफलाइन में यार एक चीज अच्छी होती है कि बच्चों का रिप्लाई मिलता है ना, समझ में आया बच्चों को नहीं आया वहां पे क्लियर दिखता है, या हमें क्लियर दिखता नहीं। आप लोग बोलोगे तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो जो भी दिक्कत है बोलो, समझ में आ जाए तो हाँ करिए, नहीं आए तो ना करिए, हाँ हाँ करो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है हमको पता नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़ते फिर। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमने ये समझा कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से लेंस की फोकल लेंथ हम ढूंढ सकते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें और भी हमें पता चलती है, छोटी छोटी चीजें और भी पता चलती है। देखो ये दी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस थी, और ये इमेज कैसी थी, रियल, क्योंकि स्क्रीन पर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। और रियल रूट, इसके रूट्स रियल कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4, b क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a दिख रहा है 1 और c दिख रहा है dx। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये पूरा टर्म, तब हमें रियल रूट्स मिलेंगे, है ना। इसे थोड़ा सा अरेंज करो, देखो ये आ गया d स्क्वायर माइनस 4dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4dx को उस तरफ ले जाते हैं, और d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4dx, एक डी से डी कैंसिल कर दो तो डी ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब हमें रियल रूट्स मिले डी की, जो हमारे पास लेंस की दो पोजीशन आ रही है ऐसी हो, इसके लिए डी बड़ा होना चाहिए 4x से। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट से जो स्क्रीन रखने की डिस्टेंस है ना, वो 4 टाइम f से बड़ी होनी चाहिए, तब ये मेथड काम कर पाएगा। दूसरी चीज, ये रियल ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की डिस्टेंस है डी, तो वो भी 4f से बड़ी हो गई। रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की डिस्टेंस है डी, वो भी 4f से बड़ी हो गई। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इज 4। ये भी हमको समझ में आ रहा है। ये पॉइंट बहुत काम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज निकल के आई है ना, इसे याद रखिएगा। अब जो दो केसेस यहाँ पे बने ना यू के, जरा उनका सम देखते हैं अपन। रूट का सम क्या आना चाहिए, रूट का सम निकालते हैं अगर अपन, रूट का सम वो होता है b बाय a
तो b दिख रहा है यहाँ पे -d, a दिख रहा है 1, तो ये आना चाहिए b। रूट का सम d है। इसका मतलब लेंस की जो दो पोजीशन है उनकी डिस्टेंस का अगर मैं सम करूंगा ऑब्जेक्ट से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम करूंगा तो d आएगा। अच्छा, इस डिस्टेंस और b का सम भी तो d है। ध्यान से देखिए, u प्लस ये डिस्टेंस, ये भी तो d आएगा, दिस प्लस दिस, ये भी तो d आएगा। और पहले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सम भी d आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बस इंटरचेंज हुई है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बस इंटरचेंज हुई है। फर्स्ट केस में जो u और ये v था, फर्स्ट केस में डिस्टेंस मान लीजिए b थी, फर्स्ट केस में डिस्टेंस b थी। तो सेकंड केस में क्या हो गया कि v u हो गया है और u v हो गया है। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब v हो गई है और इमेज की डिस्टेंस u हो गई है। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो गई है फर्स्ट सेकंड केस में। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से? वेरी गुड। इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि मैग्निफिकेशन जो आएगा फर्स्ट और सेकंड केस का, वो एक दूसरे का इनवर्स आएगा। मैग्निफिकेशन अपन लिखेंगे माइनस साइन के साथ v बाई, तो सेकंड केस में हो जाएगा माइनस u बाई v। तो एक दूसरे का इनवर्स है, देखो बस इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आना चाहिए 1, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आना चाहिए 1। दोनों केस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट आना चाहिए 1। इसका मतलब कि फर्स्ट केस में अगर इमेज डबल हाइट की बनी तो दूसरे केस में आधी हाइट की बनेगी, या पहले केस में आधी हाइट की बनी तो दूसरे केस में डबल हाइट की बनेगी। तो दोनों केस की जो इमेज की हाइट है वो भी यहाँ से समझ में आ रही है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट डिवाइड बाय h, सेकंड केस का मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड अपॉन h। ये बन हो गया। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर हाइट ऑफ इमेज इन 1 इनटू हाइट ऑफ इमेज इन 2। ये जो दो इमेजेस बनी ना हमारे पास, इन दोनों के हाइट्स का प्रोडक्ट कर दो, उसका रूट ले लो तो ऑब्जेक्ट की हाइट मिल जाएगी। दो इमेज के हाइट का प्रोडक्ट और उसका रूट आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे देगी। इज इट क्लियर? बहुत काम की इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों, ये सारी चीजें बहुत जरूरत पड़ती है अपन को क्वेश्चंस में। ये यदि इस फॉर्मूले पे, इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से, हम इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। A convex lens, a convex lens is creating image of real object, is creating image of real object, which is creating image of real object, which is obtained on screen. A convex lens is creating image of real object, is creating image of real object, which is obtained on screen, which is obtained on screen. Its screen is minimum, its screen is minimum 72 centimeter. The screen is minimum 72 centimeter from the object. The screen is minimum 72 centimeter distance from the object. 72 centimeter distance from the object. What is the focal length of lens? The screen is at minimum 72 centimeter from object. What is the length of object? What is the focal length of lens? What is the focal length of lens? Correct. लेंस की फोकल लेंथ आपको बताना है। कॉन्वेक्स लेंस ने रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है, स्क्रीन पे बनाई है, और स्क्रीन की ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है वो 72 या उससे ज्यादा है। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या है लेंस की। करिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
नवदीप का एक आंसर है मेरे पास, और भी बताइए। इमेज को क्वेश्चन में कहा गया स्क्रीन पे बना रहे हैं हम, तो स्क्रीन पे बन रही मतलब इमेज होगी रियल, ओनली रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो रियल ही था, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, और इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या दे रखी क्वेश्चन में 72। रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की मिनिमम डिस्टेंस क्या दे रखी 72। रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, वो 4f होती है मिनिमम। तो 4f पता है आपको, आपको पता है 4f अगर 72 है तो f निकाल सकते हो, फिर 72/4 कर दो तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 18। आ रहा समझ में? 12 सॉरी 12 होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया, वो बच्चे नवदीप ने आंसर 18 लिखा तो मैंने भी 18 बोल दिया। तो 72/4 दिस शुड बी योर आंसर। क्लियर? 72 नहीं, और सब देखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज वो 4f होती है, अभी हमने पढ़ा था, है ना? तो एक ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज की रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज हो, किसने बनाई? कॉन्वेक्स लेंस ने, तो कम से कम डिस्टेंस 4f होती है। तो यहाँ वो 72 दी है तो 4f शुड बी 72, 4f शुड बी 72, 4f कितना आ जाएगा 72/4 डिवाइड कर दो। ठीक ठीक सर। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। In front of a candle, in front of a candle, when lens is kept, when lens is kept at two different locations in front of a candle, when a lens is kept at two different locations, image is obtained, image is obtained on same wall, image is obtained on a wall 1 meter away from candle. Image is obtained on a wall 1 meter away from candle. 1 meter away from a from candle. कैंडल से कुछ डिस्टेंस पे हमने लेंथ रखी है और कैंडल की इमेज लेंस की वजह से वॉल पे बन रही है। वॉल कैंडल से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। द टू इमेजेस आर द टू इमेजेस आर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। द टू इमेजेस आर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो दो इमेजेस बनी ना उनकी लेंथ दे दी है। द टू इमेजेस आर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। दो इमेज बनी है वॉल पे, दो बार दो लेंस की पोजीशन के लिए, और जो दो इमेजेस बनी थी उनकी लेंथ दे दी है 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड 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 द एक्चुअल हाइट, actual height of candle. Find the actual height of candle. Find the actual height of candle. Candle की actual height कितनी बताइए? Find the actual height of candle. समझिए अच्छे से कि क्वेश्चन क्या दिया है और ट्राई करिए। एक्चुअल कैंडल की हाइट क्या बताना है आपको, है ना? और जो सिचुएशन दी है समझने की कोशिश करो कि कैंडल दी है, लेंस की दो पोजीशन दी है और एक वॉल है, एक दीवार है, उसको इमेज बन रही है, तो सोचने की कोशिश करिए क्या दिया है। अच्छा, वो दो इमेजेस की आपको लेंथ दे दी है, तो आपको बताना है कि कैंडल की एक्चुअल लेंथ क्या है।
थोड़ा दिमाग लगाओ करो। चलो एक आंसर तो आ गया मेरे पास, दीपिका का भी आंसर आ गया। नमन भी बिल्कुल सही। देखो डिस्क्रिप्शन मेथड का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, है ना। तो एक कैंडल की इमेज दीवार पर बन रही है दो लेंस की पोजीशन के लिए, तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड में तो ये होता है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज एक स्क्रीन पर बनती है दो लेंस की पोजीशन के लिए, और जो इमेजेस की हाइट है वो आपको दी है, तो जब इमेजेस की हाइट पता हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते थे ना अपन ये वाले रिलेशन से। बस इसे यूज कर लो और आंसर निकल जाएगा, इसे यूज कर लो। तो ये दिया है 4, ये दिया है 9, 4 और 9 का प्रोडक्ट का रूट 36 का रूट 6 सेंटीमीटर आंसर, तो आंसर शुड बी 6। या आंसर शुड बी 6। तो आ रहा है तो यस, वेरी गुड। चलिए तो डिस्कशन मेथड की इतनी चीजें हमको समझना थी। अब डिस्कशन मेथड को अपन कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं हम पावर, पावर के बारे में। लेंस की पावर का मतलब क्या होता है, लेंस के कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना, इन सब चीजों पे आ जाते हैं। तो पहले तो मैं पावर ऑफ लेंस डिफाइन कर देता हूँ। पावर ऑफ लेंस, कोई भी लेंस कॉन्वेक्स या कॉन्केव है, अगर उस पर पैरेलल लाइट बीम भेजो, पैरेलल लाइट बीम उसकी तरफ आ रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस उसे कॉन्वर्ज कर देता है और कॉन्केव लेंस उसे डाइवर्ज कर देता है। कॉन्केव लेंस ने इन्हें डाइवर्ज कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस ने इन्हें कॉन्वर्ज कर दिया। अब कॉन्वर्ज होने की वजह से एक्चुअली लाइट बेंड इस एंगल से बेंड हो गई, वैसे डाइवर्ज होने की वजह से जब ये लाइट डाइवर्ज हो रही है तो कुछ एंगल से बेंड हो रही है, देखो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ एंगल से बेंड हो गई है। ये जो बेंड करने की एबिलिटी लेंस की, इसे मेजर करने का तरीका होता है पावर। पावर इज मेजरमेंट ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड लाइट, लाइट को कितने अच्छे से बेंड कर पाती है, इसको मेजर करने का तरीका होता है पावर। पावर हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब कॉन्वेक्स लेंस होता है तो फोकल डिस्टेंस पे जाके ये लाइट रे कॉन्वर्ज होती है, तो हम ये डिस्टेंस देखो अगर ज्यादा होगी तो एंगल कम आएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एंगल कम आएगा, है ना, राइट। ये एंगल, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी एंगल उतना ही कम आएगा। तो हमने इसमें फोकल लेंथ का इनवर्स, इससे पावर डिफाइन करी, ये ज्यादा तो एंगल कम मतलब पावर कम, इसका मतलब फोकल लेंथ के इनवर्स से पावर डिफाइन कर सकते हैं। तो लेंस की पावर हम डिफाइन कर देते हैं सिंपली 1/2, सिंपली 1/2, the power of lens is defined as 1/2। और डेफिनेशन से ही देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो लेंस की पावर डिफाइन ऐसे कर दी है कि कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग होता है उसकी पावर पॉजिटिव हो गई, तो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जेंस की पावर भी बोलते हैं इसको कई बार अपन, पावर ऑफ कन्वर्जेंस। अगर ये पॉजिटिव आती है तो कन्वर्ज करती है लाइट रेस, और नेगेटिव आ रही है तो लाइट रेस डाइवर्ज होती है। मीनिंग समझ आ रहा है पावर का, 1/x को अपन ने पावर डिफाइन कर दिया। अब मेजर कैसे करें, फोकल लेंथ नॉर्मली मीटर में होती है, तो एसआई में 1/मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट विल बी 1/मीटर, जिसको अपन डायरेक्टर भी बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज 1/मीटर, जिसको हम डायरेक्टर डी से रिप्रेजेंट। इज दिस क्लियर, यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। हाउ पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड। तो मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो फिर। I have a convex lens. I have a convex lens of focal length 20 centimeter. What will be its power? I have a convex lens of focal length 20 centimeter. What will be its power? बताइए।
एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसकी पावर क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 है, उसकी पावर क्या होगी? इसका आंसर 0.05। 0.05, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर बोल सकते हैं, है ना? मीटर में 0.2, तो ये हो गया 10/2, 10/2 5 आंसर हो गया, 5 डायरेक्टर आएगी। 20 सेंटीमीटर दिखे ना, तो 5 डायरेक्टर आएगी। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक है। अब पावर इज द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एडेड। पावर को हम ऐड कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं जब मेरे पास दो लेंसेज बहुत पास पास में है, दो लेंसेज बहुत पास पास में है, तो लेंस बेसिकली लाइट को बेंड करती है। पहले ने कुछ बेंड करा, दूसरे ने फिर से कुछ बेंड कर दिया, तो टोटल कितना बेंड करा, मैं इन दोनों के एंगल को जोड़ के लिख सकता हूँ ना, तो पावर को भी जोड़ के लिख सकता हूँ। जब भी दो लेंस है मेरे पास जिनकी पावर P1 और P2 है, तो जब उनका सिस्टम बनेगा उसकी पावर को जस्ट ऐड करके लिख सकते हैं। पावर कैन बी एडेड, पावर ऐड कर लिया सब, इसका मतलब फोकल लेंथ को इन्वर्स करके ऐड कर सकते हैं। भाई फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है पावर, इसका मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकता हूं मैं 1/f1 + 1/f2 करके। फोकल लेंथ के इन्वर्स को ऐड कर लो तो मुझे इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगी। फोकल लेंथ के इन्वर्स को ऐड कर लो तो मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो दो लेंस अगर पास पास में रखी हो तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे निकाल सकते हैं अपन, मतलब उन दो लेंस को अपन एक लेंस जैसा मान सकते हैं। तो हमने जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने एक कॉन्वेक्स लेंस दी जिसकी फोकल लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, दूसरी कॉन्वेक्स लेंस दी जिसकी फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों को चिपका दिया, इन दोनों को बहुत पास पास में रख दिया, तो बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है? इनसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, बताइए जल्दी से। पावर कैन बी एडेड, बताइए जल्दी से, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बन जाएगी यहाँ पे? सर 2। 2 आ जाएगी, फोकल लेंथ 2 आ जाएगी, बिल्कुल सही है ना। कैसे निकालेंगे? 1/f इक्विवेलेंट, मोटा 1/f1 + 1/f2, मैक्सिमम वगैरह लेके 6 × 3 हो जाएगा, 6 × 3 18, ऊपर आएगा 3 + 6 तो 9/18, मेरे पास f इक्विवेलेंट तो 2 आ रहा है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आ रही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आता है कि अगर लेंस को कट कर दिया जाए, मान लो एक लेंस है, उसको ऐसा बीच में से मैंने काट दिया, मैंने लेंस को ऐसे बीच में से कट कर दिया, ये कैंची थी, कैंची से इसको काट दिया, तो इससे मेरे पास दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे। एक अकेले लेंस की फोकल लेंथ f थी, तो इनकी फोकल लेंथ क्या होगी? मान लो ये इक्वी कॉन्वेक्स था, इक्वी कॉन्वेक्स था, मतलब ये आइडेंटिकल लेंस बनी, तो इसकी फोकल लेंथ है, तो यहाँ फोकल लेंथ क्या आएगी बताइए? सर 2f हो जाएगी। 2f हो जाएगी, बिल्कुल सही। इनकी फोकल लेंथ होना चाहिए 2f, तभी तो यहाँ पे f आ रही होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों को चिपका के तो ये लेंस बना है, इसका मतलब 1/2f + 1/2f शुड बी 1/f। इनकी फोकल लेंथ ऐसी होना चाहिए कि उनका इनवर्स का एडिशन आपको 1/f देना चाहिए, तो तभी हो सकता है जब 2f हो, क्या फोकल लेंथ 2f हो जाएगी। तो लेंस को इस तरह से काटो तो फोकल लेंथ उसकी डबल हो जाएगी। साथ में अच्छा ये भी ध्यान रखना, जब लेंस को उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलाउंग कट करा जाता है ना, तो वो ऐसे दो हाफ लेंस में बन जाता है, इस तरह से दो हाफ लेंस में बढ़ जाएगा। यहाँ पर फोकल लेंथ का क्या होता है बच्चों बताओ? इस लेंस की फोकल लेंथ f सर होगी, इधर सेम रहेगी, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी भी देखो लेंस का ऊपर का पोर्शन वैसे तो बिहेव करेगा ना जैसे पहले था, लेंस को ये थोड़ी पता कि नीचे का पोर्शन है या नहीं, तो अभी भी फोकल लेंथ तो वही आ रहा है।
आप एक आधी लेंस को भी पूरी लेंस जैसे ही मान सकते हो रिफ्रैक्शन करवाने के लिए, तो फोकल लेंथ भी हो जाएगी इसकी। यहाँ फोकल लेंथ को कोई असर नहीं होगा। इट इज क्लियर? लेंस को ऐसे कट कर दो तो फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं होगा। फिर लेंस की पावर अपन ने डिफाइन कर, अब जैसे लेंस की पावर अपन ने डिफाइन करी, ऐसे मिरर वगैरह की भी पावर हम डिफाइन कर सकते हैं। मिरर की पावर, पावर ऑफ मिरर। मिरर के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब कन्वर्जिंग होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और जब डाइवर्जिंग होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक कॉन्केव मिरर वो होता तो कन्वर्जिंग है और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हमने यहाँ देखा था कि जो कन्वर्जिंग लेंस होती है उसकी पावर पॉजिटिव, तो हम ये कन्वर्ट करने की एबिलिटी बोलते हैं, पावर पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग। अब अगर मैं यहाँ 1/f लिख दूंगा तो मुझे नेगेटिव मिल जाएगा पावर, क्योंकि कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। इसलिए मिरर की पावर के लिए अपन एक छोटा सा चेंज करते हैं, वो होती है -1/f। मिरर की पावर हम लिखते हैं -1/f। हम कुछ टाइम कर रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। पावर ऑफ मिरर -1/2। इसको r/2 डाल सकते हैं तो -2/r हो जाएगा। इसको r/2 डालेंगे तो, है ना? तो माइनस लगाने से फर्क क्या हो जाता है यहाँ पे, खास क्या हो जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर की पावर पॉजिटिव आ जाती है, कॉन्केव मिरर पावर पॉजिटिव है। कन्वर्जिंग होता है तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, कॉन्केव मिरर की पावर पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर की पावर नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जैसे मिरर से लाइट के टकरा के कॉन्वेक्स डायवर्ज होती है, वैसे किसी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन फ्लिप तो होता है। मान लो लाइट रे v1 v2 के दो मीडियम को सेपरेट कर रही थी एक कर्व सरफेस, उससे रिफ्रैक्ट हो रही है। एक कर्व सरफेस है जिसकी रेडियस r है, उससे लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी तो लाइट की बेंडिंग होती है। इसकी भी हम पावर डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर ऑफ कर्व सरफेस, पावर ऑफ कर्व सरफेस, ps मतलब कर्व सरफेस, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो लिखते हैं हम mu2 minus mu1 by radius of curvature। mu2 minus mu1 by radius of curvature। mu2 वो मीडियम है जहां लाइट जा रही है, लाइट जा रही है जिस मीडियम में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, mu1 जहां से आ रही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी साइन लेना होता है। ये r आपको भी साइन लिखना चाहिए, आपको r आपको भी साइन लिखना चाहिए। लाइट रे mu1 से आ रही है, mu2 में जा रही है, लाइट की डायरेक्शन ये है, फिलहाल इस सरफेस का सेंटर इधर की तरफ आएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। इस रेडियस को फिलहाल अगर जैसे पोल ये है, सेंट्रल कर्वेचर पीछे आने वाला है, तो फिलहाल रेडियस विद नेगेटिव साइन डालना पड़ेगी आपको इस डायग्राम के हिसाब से। तो कर्व सरफेस की भी अपन ने पावर डिफाइन की। इज दिस पॉइंट क्लियर? कर्व सरफेस की पावर कैसे डिफाइन करते हैं? यस चलो, अच्छा, ऐसे डिफाइन करने से एक चीज और हो जाती है कि लेंस की जो पावर है एक्चुअली उसकी दो कर्व सरफेस की पावर का एडिशन हो जाता है। लेंस में होता क्या है, there are two curved surfaces, लेंस में दो कर्व सरफेस होगी। मान लो बाहर एयर थी, लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर बाहर वापस से एयर, तो अपन पहली कर्व सरफेस की पावर क्या लिखेंगे? जब पहली बार लाइट आएगी वो 1 से म्यू में जाएगी, तो पहली कर्व सरफेस की पावर लिखेंगे म्यू -1/r1, r1 को भी साइन डाल देंगे। और दूसरी कर्व सरफेस की पावर क्या लिखेंगे? अब लाइट रे म्यू से 1 में जा रही है, तो जा रही है 1 के अंदर, आ रही थी म्यू से। देखो यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 लिखना होता है, जिसमें जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले, जिससे आ रही थी उसका बाद में। लाइट रे जा रही है 1 में, आ रही थी म्यू से, लाइट इज गोइंग इनटू वन मीडियम एंड इट इज कमिंग फ्रॉम म्यू, 1 माइनस म्यू अपॉन r2, इनका सम करेंगे तो पावर आएगी। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर म्यू -1 में कॉमन ले लो, ये लिखा हुआ है 1/r1 -1/r2, लेंस में कॉमन से ये है 1/r में। मैंने लेंस की दोनों कर्व सरफेस की पावर का एडिशन करा, थोड़ा सा सॉल्व करा तो वो तो 1/f ही आ गया, तो होना ही चाहिए था, बिकॉज लेंस की पावर 1/f होती है और वो उसकी कर्व सरफेस की पावर का एडिशन ही होती है। देखिए अच्छे से समझिए इस बात को।
चलिए, अब पावर वगैरह के कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े। पावर के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम पढ़ सकते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मैं हटा दूं सब, जो भी बोर्ड पे सब हटा दूं। यस सर। ओके, है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमने पढ़ा। अब अपन समझते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन वगैरह कैसे करेंगे वो देखते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि एक लेंस दी जाती है जिसकी एक सरफेस को उन्होंने पॉलिश करके मिरर जैसा बना दिया। एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जिससे वो अंदर से मिरर जैसी हो गई। तो अब क्या होता है, इस तरह की लेंस पे जब लाइट में आती है तो पहली सरफेस तो रिफ्लेक्ट होती है, फिर दूसरी मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर बाहर रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। ये सिस्टम इफेक्टिवली एक मिरर जैसे काम करने लगता है। लेंस की एक सरफेस पॉलिश करने से, सिल्वर करने से वो पूरा एक मिरर जैसा बनने लगता है। लेंस एक मिरर जैसा काम करने लगता है। इस मिरर की हमें फोकल लेंथ चाहिए। इस मिरर ने इमेज क्या बनाई होगी ऐसा कई बार पूछ लेते हैं। इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज क्या बनी ऐसा पूछ लिया। उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। तो इस तरह के लेंस के सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। आप मिरर और लेंस को अलग अलग कर सकते हो। आप मिरर और लेंस को अलग अलग कर देते हो। ये लेंस और ये मिरर अगर इसको जस्ट जोड़ दो, ऐड कर दो, तो अब यहाँ पे देखो लाइट जो आएगी तो पहली बार लेंस से पास करेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर से लेंस से पास करेगी। तो इस सिस्टम की टोटल पावर निकालनी थी, पावर ऑफ सिस्टम। आप दो बार लेंस की पावर और एक बार मिरर की पावर ऐड कर लो तो आपका काम हो जाएगा। लेंस की पावर कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं लेंस की फोकल लेंथ आपको दी थी एफएल, तो 2 टाइम्स लेंस की फोकल लेंथ। मिरर की पावर कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं सरफेस की रेडियस आपको दी है R2, लेंस की बैक साइड भी R2 रेडियस की होगी, तो मिरर की पावर कैसे लिखते थे, -2/R। वो देखो लिखा हुआ फॉर्मूला भी, R को भी साइन डाल देना इसमें, बस ये ध्यान रखिएगा, R को भी साइन डालना। इस तरह से लिखने से, इस तरह से करने से आपको सिस्टम की पावर मिल जाएगी। एंड दिस सिस्टम इज इफेक्टिवली अ मिरर। ये सिस्टम मिरर है, तो मिरर की जो पावर आना चाहिए, मिरर की पावर होती है -1/f। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली जा सकती है। जो भी सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो ढूंढी जा सकती है। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, है ना। एक मेरे पास लेंस थी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थी। जैसी लेंस दी मैंने आपको, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ मैंने आपको दी थी 20 सेंटीमीटर और उसके अंदर का जो म्यू है वो 1.5। अब इसकी बैक साइड मैंने कर दी सिल्वर, ठीक है, और उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया है कितनी से डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर, और पूछ लिया इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो ये पूरा मैं करके बता रहा हूँ आपको कैसे करना चाहिए। लेंस की बैक साइड सिल्वर कर दी तो ये लेंस इफेक्टिवली मिरर बन जाती है। उस मिरर की फोकल लेंथ मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थी, फोकल लेंथ 20, म्यू 1.5, तो इससे मैं इसकी रेडियस ढूंढ सकता हूँ। मुझे लेंस के बारे में पता है, कोई इक्वी कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पता है, तो मैं म्यू और इसकी यूज करके इसकी रेडियस ढूंढ सकता हूँ। तो पहले तो मैं इसकी सरफेस की रेडियस ढूंढ लेता हूँ। लेंस की सरफेस की रेडियस क्या होगी वो पहले तो ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस का काम होता है, मिरर की पावर में रेडियस पता होगी तो ही लिख पाऊंगा, इसलिए पहला मेरा काम है रेडियस ढूंढना। तो वो निकालते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला से फॉर लेंस 1/f वो होना चाहिए म्यू ऑफ लेंस -1 into 1/r1। अब दोनों की रेडियस इक्वल होगी, इक्वी कॉन्वेक्स है, और साइन के साथ इक्वल तो एक माइनस पर रखना चाहिए मुझे, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो रेडियस भी आ रही है 20, सॉल्व करो देखो रेडियस भी आ रही है 20। तो जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसकी दोनों सरफेस की रेडियस 20 है, ये मुझे पता चल गया। अब क्या करूंगा, मैं इस सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो
बस फॉर्मूला लगा लेते। पावर इफेक्टिव होगा 1 अपॉन लेंस की जो पावर है उसका डबल, 2 टाइम पावर ऑफ लेंस। पहले फॉर्मूला लिख लेते, पावर ऑफ सिस्टम लिखा हुआ यार ऊपर, पावर ऑफ सिस्टम शुड बी 2 टाइम पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ सिस्टम हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर प्लस मिरर की रेडियस। अब ये जो सरफेस है, लाइट गिरने वाली है इस तरफ से, ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट इधर से आने वाली है, तो सरफेस का सेंटर उधर आने वाला है नेगेटिव, तो इसकी रेडियस को माइनस साइन के साथ रखना चाहिए मुझे। r2 शुड बी विद नेगेटिव साइन, तो r2 नेगेटिव साइन के साथ मैं लिख दूंगा -20। 11 समझ में मैंने कैसे वैल्यू पुट करी, 2 टाइम फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होती है, -2 बाय रेडियस ऑफ मिरर विद साइन। मिरर की रेडियस क्या है, माइनस में रखेंगे 20, तो रेडियस मैंने यहाँ कैलकुलेट करी थी। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 2/20 तो 1/10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 1/10 हो गया। ये आ रहा है 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5। तो फोकल लेंथ क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे -5। फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब है कॉन्केव मिरर है, दिस सिस्टम इज अ कॉन्केव मिरर। क्या यहाँ तक की चीज समझ में आई आपको, कैसे सिल्वर लेंस की मैंने यस फोकल सर। लेंथ निकाली। सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से। Yes. अब एक बार फोकल लेंथ निकाल ली, उसके बाद तो कुछ भी काम नहीं बचता है। अब ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हो उसकी इमेज ढूंढना अब आसान है। ये एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, तो मिरर की फोकल लेंथ पता हो, उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो, तो इमेज सब निकाल सकते हो बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ, एफ माइनस साइन आया था, 0 to 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू -15 दिया है, तो बी निकाल लीजिए बस। अब तो क्या बचा है, -15 इधर उठा के लाते, 1/15 इक्वल टू 1/15 -1/5 यहाँ 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते 3/15 -1 तो -2/15, तो बी आ रहा है -15/2 -7/5। तो इमेज -7.5 सेंटीमीटर पर बनती है। इस ऑब्जेक्ट की कहाँ बनेगी वो पता चल गया मुझे। बाद में ये किसी मिरर बन चुका था, मिरर की फोकल लेंथ निकाल चुका हूँ, तो मिरर फॉर्मूला लगा के मैं कर सकता हूँ। बताइए आ रहा समझ में। लेंस को अगर सिल्वर करके ले लिया जाए तो कैसे करना है वो सिखा पाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी मैंने करा, अब एक क्वेश्चन आप करके बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करिए। एक हमारे पास कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस था, जिसको होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, जिसकी मैंने रेडियस की कर्वेचर सरफेस की रेडियस दे दी है, एक की रेडियस की 20 और पीछे वाले की रेडियस की, पीछे वाले की ज्यादा होना चाहिए, तो ये 20 या 40 दे देते हैं। और इसके अंदर का म्यू मैंने आपको बता दिया 2 था, इसके अंदर का म्यू 2 था, ठीक है। अब मैंने इसकी बैक साइड सिल्वर कर दी, बैक साइड सिल्वर कर दी। बैक साइड सिल्वर करने के बाद अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, फॉर व्हाट एक्स इमेज ऑफ ओ इज ऑन इटसेल्फ, इमेज ऑफ ओ उसी के ऊपर बन जाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। करिए ट्राई। सिल्वर लेंस दे दिया है और ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनवाना चाहते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। तो लेंस की मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी दोनों सरफेसेस की, और उसके अंदर के मीडियम का म्यू दे दिया है। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए। पुराना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हटा देता हूं मैं।
क्वेश्चन हटा देता हूँ। सर 20 सेंटीमीटर। 20। चलो try करते हैं अपन। क्या सभी बच्चों ने अटेंड कर लिया? देखिए, आपको पूछा गया है कि सिस्टम के सामने कहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज वही बन जाए। क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 2f पर रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, तो उसकी इमेज वही बन जाती है। तो बेसिकली हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है। वो होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ पे। उसके लिए पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगी, है ना। फोकल लेंथ ढूंढते हैं, तो फोकल लेंथ इस सिस्टम की कैसे निकालते हैं? फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम निकालने के लिए पावर का फंडा यूज करेंगे अपन। पावर ऑफ सिस्टम ये लिखा हुआ था फॉर्मूला। पावर ऑफ सिस्टम हो जाएगा 2 टाइम पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो -1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब लेंस की फोकल लेंथ डायरेक्ट दी नहीं, तो लेंस मेथड फॉर्मूला से लिख लो। लेंस मेथड फॉर्मूला क्या बोलता है? म्यू ऑफ लेंस -1 into 1 by r1 minus 1 by r2। अब दोनों सरफेस की रेडियस नेगेटिव साइन के साथ आएगी। लाइट यहाँ से आएगी तो दोनों सरफेस की रेडियस इधर की तरफ है, तो माइनस साइन के साथ रखना। r1 आएगा -20, r2 आएगा -40। ये लेंस की फोकल लेंथ का इनवर्स लिखा, तो 2 टाइम 1 by s प्लस क्या था रिलेशन आ गया? माइनस पावर प्लस पावर ऑफ मिरर। मिरर की पावर क्या होती है? -2 बाय रेडियस ऑफ मिरर। रेडियस का मिरर का साइन क्या आएगा? -40। सॉल्व कर देते हैं इसे। 2 -1 1 हो गया और ये 2 रह गया बाहर। -1/20 ये +1/40 हो रहा है। प्लस या 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2/40 +1/40 मतलब -1/40 बचेगा। माइनस प्लस हो गया 2/40। ये रहा -2/40, ये रहा +2/40। अरे ये तो जीरो हो रहा है। देखो यहाँ -2/40 है, यहाँ +2/40 है, तो जीरो आ गया। अरे समझ में जीरो आ गया है तो समझ में आ रहा है आपको? पावर जीरो आ रही है। इसका मतलब फोकल लेंथ यहाँ से क्या आ जाएगी? इंफिनिटी। तो मिरर कैसा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इमेज उसी पे बनती है। ऐसा होने के लिए ऑब्जेक्ट को पोल पे रखना पड़ता है। तो डिस्टेंस जीरो आंसर आ जाएगा। दिस डिस्टेंस शुड बी जीरो। समझ में आ रहा है आपको? फोकल लेंथ यहाँ पे जीरो आ रही है, ये 1 बाय पावर जीरो आ रही है। ये क्लियर हो रहा है? पावर जीरो। क्लियर? पावर जीरो आ रही, समझ में आ रहा है ये? चलिए वेरी गुड, है ना। तो यहाँ से अपन ने पावर वगैरह निकाल के और प्लेन मिरर जैसा आ गया। तो प्लेन मिरर है इसलिए यहाँ पर इंफिनिटी पे फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई। तो अपन ऑब्जेक्ट को पोल पे रखेंगे तो इमेज पोल पे आएगी, इसके अलावा कोई आंसर नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। सही आंसर तो नॉट पॉसिबल हुआ। और कोई ज्यादा बोले तो बोल देना ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दो तो इमेज वहीं पे बनेगी। चलिए, तो अपन ने सेलिबरिंग ऑफ लेंथ भी पढ़ लिया।
तो आई थिंक लेंस में सारी चीजें अपनी कवर हो चुकी है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी अपन पढ़ चुके हैं। एक छोटे से क्वेश्चन और बचता है, वो देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन और बचता है अपना इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए लेंस है, एक और लेंस थी, पहली लेंस की फोकल लेंथ 20 थी, इसके अंदर की मीडियम का हम लोग 2 था। दूसरी लेंस की फोकल लेंथ 30 थी, इसके अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। ठीक है, दोनों इक्वल कॉन्वेक्स लेंस थे और दोनों लेंस के बीच में हमने एक जेल भर दिया, एक जेल भर के हमने ज्वाइन कर दिया, और जो जेल भरा है बीच में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दे दिया 3। दोनों के बीच में जो जेल भरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। तो बताओ सिस्टम की फोकल लेंथ क्या है? एफ इक्वल है, राइट? सिस्टम की फोकल लेंथ क्या आएगी बताइए? दो कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, उनके बीच में जेल भर के उनको ज्वाइन कर दिया। जेल जो भरा वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। तो इससे अब जो सिस्टम बनेगा उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? चलिए ट्राई। बताइए आंसर। चलो एक हिंट देता हूँ। जब बीच में आपने मीडियम डाल दो, उसको ध्यान से देखो, तो वो एक कॉन्केव लेंस जैसा बिहेव करेगा। पहले लेंस की फोकल लेंथ 20, इसकी फोकल लेंथ 30, मतलब बीच में मीडियम भरा हुआ था ना जिसका म्यू 3 था, वो भी एक लेंस जैसा है। म्यू 3 का लेंस है। अब आपको इसकी रेडियस ढूंढना पड़ेगी बेटा, या तो ये रेडियस ढूंढना पड़ेगी और ये रेडियस ढूंढना पड़ेगी। जो पहली लेंस की ये बैक साइड की रेडियस r1 है, वही इसकी रेडियस r1 हो जाएगी, और जो सेकंड लेंस की सरफेस की रेडियस r2 होगी, वही इसकी रेडियस r2 होगी। मैंने आपको बोला था दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप इनकी फोकल लेंथ ढूंढ सकते हो। एक बार फोकल लेंथ तो दी है, सॉरी, इनकी रेडियस ढूंढ सकते हो, और रेडियस पता चल गई तो आपको एक बीच वाली लेंस की रेडियस मिल जाएगी। बीच वाली लेंस के आप रेडियस ढूंढकर फिर उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और तीनों लेंस की जब फोकल लेंथ पता होगी तो लेंस की फोकल लेंथ का इन्वर्स करके ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। 1 अपॉन f इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे? 1 अपॉन f1 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अरे तो हमने ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करा है मैंने?
सभी बच्चे बताइए ये क्लियर है या नहीं है? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अपन ने लेंस कवर करा है। लेंस में अपन ने सिल्वरिंग वगैरह ये सारी चीजें भी कंप्लीट कर ली है। अब लेंस में एक छोटी सी चीज बचती है कि लेंस और मिरर का किसी ने क्वेश्चन दे दिया, लेंस के सामने मिरर भी रखा है और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखो उसकी इमेज वहीं बन जाए। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो उन उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है जरा सा अपन वो भी समझ लेते हैं, तो लेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उससे हैंडल कैसे करना है। बहुत छोटी सी आप कॉन्सेप्ट यूज करना होता है तो फिर बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कई बार हमें बोल देते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, उनसे कुछ दूर पर हमने जाके एक कॉन्केव मिरर रख दिया, और क्वेश्चन में इतना पूछा जाता है ये डिस्टेंस दे दी, सपोज ये डिस्टेंस आपको दे दी है 20 सेंटीमीटर, और ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ सपोज ये डिस्टेंस 30 दे दी थी, 30 भी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा लेंथ है, 80 सेंटीमीटर ले लेते। मिरर की फोकल लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, लेंथ की फोकल लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा था 30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस को डी बोल देते हैं। चलो क्वेश्चन में फिलहाल मैं डी पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा फॉर व्हाट डी इमेज ऑफ ओ विल बी ऑन इटसेल्फ, उसकी इमेज उसी पे बनेगी, इसके लिए डी क्या होना चाहिए। ओ की इमेज उसी पे बने इसके लिए डी क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओ की इमेज उसी पे बन जाए इसके लिए डी क्या होना चाहिए। करिए एक बार आप ट्राई, एक बार सोचिए कैसे करेंगे। ओ की इमेज ओ पर ही बन जाए इसके लिए डी क्या होना चाहिए। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है यहाँ। एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जाएगी लेंस से रिफ्लेक्ट होके मिरर को मिलेगी। अब मिरर लाइट रेस को ऐसा कर दे कि वापस उल्टा चलने लग जाए, लाइट रे वापस उल्टा चलने लग जाए, तो ओ की इमेज ऊपर ही बन जाएगी ना। सिर्फ ओ की इमेज ऊपर ही बनने के लिए लेंस को इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बना देना है, लेंस से वो लाइट रे वापस निकलेगी और फिर ऑब्जेक्ट पे बने। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से चली वो लेंस से पास होके सपोज लेंस ने इमेज किसी पॉइंट पे बने। अब इसकी इस इमेज की जो लेंस की बनाई हुई इमेज है सपोज वो I1 है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस ऑब्जेक्ट की मिरर को इमेज बनाना है ऐसे किसी जगह पर कि वहां से लेंस यहीं पर इमेज बना दे। तो लेंस अगर इमेज यहाँ बना रहा है तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो इस पोजीशन पे होना चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस ऑब्जेक्ट की लेंस इमेज यहाँ बनाता है तो इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज यहाँ बनना चाहिए, इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो यहीं पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेंस के लिए, तभी वो यहाँ इमेज बनाएगा। लेंस को यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा जब मिरर इसकी इमेज यहीं पे बनाता है। जो लाइट रे मिरर को मिले तो वापस रिफ्लेक्ट होकर फिर यहीं आ जाए, मिरर ने भी इमेज यही बना दी, तभी हमको लाइट रे वापस जाके फिर ऊपर इमेज में दिखेगी। बोलिए समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट पे बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इमेज लेंस से जहां बनाएंगे उस पॉइंट को मिरर ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा। अब मिरर को इस ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बनाना पड़ेगी जिससे फिर यहाँ की ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बन जाएगी। आ रहा है क्या समझ में।
दीक्षिता बोल रही क्लियर, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा कैसे होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, मिरर पर टकराती है और वापस आने लगती है। ऐसा कैसे होता है? ये पॉइंट मिरर का सी होना चाहिए, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, है ना। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर की फोकल लेंथ 20 थी, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। फोकल लेंथ अगर 10 है तो यहाँ से 20 पे होना चाहिए। लेंस के सामने 30 पर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 10 है, तो तुम ढूंढ सकते हो यहाँ पे इमेज कितने पे बनेगी, शायद 15 आएगा वो। तो ये 15 और ये 20, तो तुम्हें डी कितना मिल गया? 15 और 20 का सम 35 मिल गया। तो एक आंसर तो आ जाएगा डी इक्वल टू 35, ठीक है। अच्छा, मिरर के सी पर ऑब्जेक्ट हो तो सी पर इमेज बनती है, मिरर के पोल पर ऑब्जेक्ट हो तब भी तो पोल पे इमेज बनती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिरर के पोल पे लाइट पे टकराए, तो मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस से पास हो जाएगी। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट, लाइट रेस और ऑब्जेक्ट गई, लेंस ने उन्हें मिरर के पोल पे कन्वर्ज कराया। हम जो लाइट रे मिरर के पोल पे टकराती है, नीचे वाली लाइट रे ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली लाइट रे नीचे चली जाएगी, तो फिर वो वापस जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ज हो जाएगी। अरे तो हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि लेंस की बनाई हुई इमेज मिरर के पोल पे आ जाए। इस केस में भी मिरर पोल पर ऑब्जेक्ट होता है तो पोल पे इमेज बना देता है। तो एक तरह से ये हुआ कि मिरर ने यही इमेज बना दी, मतलब मिरर की बनाई हुई इमेज उसी जगह पर है जहां लेंस ने इमेज बनाई, बस फिर वहां से लाइट रे वापस आगे जाके ऑब्जेक्ट पे जाएगी। तो यहाँ पर तो हमको मिरर का पोल आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाना चाहिए। लेंस की बनाई हुई इमेज मिरर के पोल पे आ जाए, इसका मतलब मिरर का पोल लेंस से 15 सेंटीमीटर है, तो डी दूसरे केस के लिए 15 हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, देयर आर टू पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन रही है। ऑब्जेक्ट की लेंस ने जो इमेज बनाई वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए या मिरर का पोल हो जाए। उससे क्या होगा? मिरर के सी पर ऑब्जेक्ट की मिरर ने वही इमेज बना दी, फिर उस ऑब्जेक्ट की लेंस फिर से वहां इमेज बना देगा, या मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट की मिरर ने पोल पे इमेज बना दी, फिर उसकी लेंस फिर से वही इमेज बना देगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये लेंस और मिरर के सिस्टम में ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट बनने के लिए बीच की जो इमेज है वो मिरर के सी पर होनी चाहिए, मिरर के पोल पर होनी चाहिए। ये दो अपन केसेस लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेंस के अपने जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप अपन ने जितनी चीजें देखना थी अपनी कंप्लीट हो गई है, और अपना लेक्चर का टाइम भी हो रहा है ना। तो अपने आज 2 लेक्चर है, अभी अपन ने लेंस कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना उसमें अपन प्रिज्म कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, तो मिलते हैं अपन अपने ब्रेक के बाद, ठीक है।